हेलो गाइस, कैसे हो। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th का ये जो है आपका चैप्टर 3 केमिस्ट्री का, जिसका कि पार्ट 7 है। और इसमें बच्चों हम आपको बताएंगे जो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड होते हैं आपके जो पी ब्लॉक में बुक, माफ़ कीजिएगा, जो आपकी पीरियोडिक टेबल में जो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड देखते हैं वो किस तरह से देखते हैं, और असल में जो मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड है वो है क्या चीज़, ये हम पूरा जानेंगे। तो बच्चों, ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा देख के जाना। और मैं जानता हूँ लेक्चर आने में थोड़ी देरी हो रही बच्चों, और उसका कारण जो है हमारा टेक्निकल इशू है, क्योंकि जिस लैपटॉप से हम बनाते हैं वो लैपटॉप हमारा ख़राब हो चुका था। इस कारण से हमने जो लेक्चर हैं आपके उनमें डिले कर दी। तो बच्चों, अब आपको जो है कंटिन्यूस लेक्चर मिलेगा, और हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि आपको जो है जितना हम बता सकते हैं एक लेक्चर में वो बताएं। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड जो हैं वो असली में क्या है, इनमें क्या ट्रेंड चलते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स आपको कहाँ मिलेंगे, नॉन मेटल्स कहाँ मिलेंगे, मेटलॉइड्स कहाँ मिलेंगे, ये सारा जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम आपकी एनसीईआरटी बुक से। और जिस लोगों जो भी नए हैं मैं उनको बता दूं, मैं जो पढ़ाता हूं बच्चों आपको वो एनसीईआरटी बेसिस पे पढ़ाता हूं, और एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट्स रहते हैं उनको मैं हाईलाइट करा देता हूं, जिससे कि आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे या फिर आपका बोर्ड एग्जाम, उनमें आपके जो मैं पॉइंट हाईलाइट कराता हूं उनसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए मैं पढ़ना शुरू करता हूं। तो इन एडिशन टू डिस्प्लेइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनटू एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक, Figure 3.3 shows another broad classification of a element based on their properties। देखिए बच्चों, अभी तक हमने क्या देखा था कि जो आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल है उसको हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में बांटा। उसके मैंने पूरे आपको ट्रेंड बताया, जनरल प्रॉपर्टीज बताई, सब कुछ बताया था हमने आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में, है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। अब उन्हीं के बेसिस पे जो है आपकी कुछ क्लासिफिकेशन इन्होंने प्रॉपर्टीज भी की हैं, और उनमें से क्या है देखिए कि जो एलिमेंट्स कैन डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स, और जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें हम और यदि बारीकी से देखें तो हमने जो एलिमेंट है उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी बांटा हुआ है। तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि हमने जो है हमारी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल को बांटा हुआ है, और यहाँ तक मैं कहूँ कि मेटलॉइड्स भी बांटा है। और मेटलॉइड्स का चीज़ है सारा देखेंगे हम। तो मेटल्स कंप्राइजेस जो कि हमारे करते हैं मोर देन 78% ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स एंड अपेयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आपके लिए कि जो मेटल्स होते हैं आपके वो जो हैं आपकी पीरियोडिक टेबल में आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगे, और 78% आपको जो एलिमेंट्स हैं उनमें से मेटल्स मिलेंगे। ये कितना इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लीजिए कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें लेफ्ट साइड देखोगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो आपको जो है मिलेगा मेटल्स मिलेंगे, और उनमें से जो एलिमेंट्स हैं उनमें से आपको 78% मेटल मिलेंगे। ये यहाँ पे लिखा है। मेटल्स आर यूजली सॉलिड्स एट अ रूम टेम्परेचर, मरकरी इज़ एन एक्सेप्शनल, जो कि हमारा है, जो कि क्या होता है रूम टेम्परेचर पे भी ये हमको कैसा मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और ये जो एक्सेप्शनल केस आते हैं बच्चों वो तो भैया इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं, और उनको तो अंडरलाइन करके आपको रखना ही रखना है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसमें जो है हमारे एलिमेंट जो होते हैं ज़्यादातर मेटल्स होते हैं, और मेटल जो हैं आपके सॉलिड होते हैं कहाँ पे, रूम टेम्परेचर में। आपने देखा होगा आयरन, सिल्वर, कुछ भी आप एग्जांपल ले लो, आपको ज़्यादातर कैसा मिलेगा, सॉलिड मिलेगा, बिल्कुल हार्ड मिलेगा, ठोस मिलेगा। तो इस तरह से जो है हमारा मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, तो आप बचपन से जानते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शनल केस याद रखना है कि मरकरी जो होता है वो हमारा एक मेटल ही है, लेकिन वो लिक्विड पाया जाता है। अब बच्चों आपके मन में कई विचार आ रहे होंगे कि यार ये जो है मरकरी लिक्विड होते हुए भी क्यों इसको मेटल हमने क्यों कह दिया, इसमें और क्या क्वालिटी हो सकती है जिससे की वजह से हम इसको मरकरी को जो है एक सॉलिड या फिर हम बोले मेटल बोल रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ होती है मेटल को कहने में। तो ये चीज़ें बच्चों आप आगे करके लाइन बाय लाइन जानोगे कि हम किस चीज़ को मेटल बोलते हैं और किस चीज़ को नॉन मेटल बोलते हैं। आप ये मत समझिए कि जो आपके पास आयरन जिसे हम लोहा बोलते हैं वो ही हमारा मेटल होगा, या फिर मेटल की जो हम शीट लाते हैं वो ही मेटल है, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। अब जैसे जैसे आप साइंस में आगे बढ़ते जाओगे मेटल की परिभाषा बदलती जाती है, नॉन मेटल्स की परिभाषा बदलती जाती है। आपको जो है डिटेल में समझना होता है कि एक्चुअली में मेटल है क्या। तो देखिए गैलियम एंड सीजियम आल्सो हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट
इनका कितना मेल्टिंग, अब देखो बच्चों ये मेल्टिंग पॉइंट को लेके भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या है, आपके पास जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है, तो जो बर्फ़ होती है उस आइस में यदि बोलूँ तो जो आइस है आपके पास, तो आइस क्या होती है, पिघलना होती है, पिघलने लगती है। तो जो पिघलना है उसका वो ही उसका क्या है, मेल्ट होना है, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट है उसका। और वो आप जानते हो 0 डिग्री पे जैसे ही उसके 0 डिग्री से आगे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वो मेल्ट होना शुरू होने लगती है। तो इसलिए आइस का क्या हो गया मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब यहाँ पे उसी तरीके से जो हमारा गैलियम और सीजियम है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है मतलब कि पिघलने लगते हैं जब हमारा 303 केल्विन और 302 केल्विन आपका टेम्परेचर होता है, तब जाके, समझे। मेटल्स जो हैं आपके यूजुअली हैव अ हाई मेल्टिंग एंड अ बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल जानते हैं और ये बिल्कुल यूजुअली भी है कि मेटल जो होते हैं उनके पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब देखिए किस तरह से, आप जैसे कि देखा होगा आयरन जो होता है, आयरन सिल्वर ये जो मैं दी लूँ, तो आपने देखा होगा कि आयरन को आप पिघलाने के लिए बहुत सारा 1000 केल्विन तक का टेम्परेचर दे दो तब जाकर वो पिघलता है। तो क्या होता है वहाँ पे, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ कि पिघलने के बाद जो उसकी लिक्विड स्टेट में बनने के बाद उसको आप उसकी वेपर में कन्वर्ट कर दो, तो वो होता है बच्चों आपका बॉइलिंग पॉइंट। और आप सोच भी सकते हो कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यदि कोई सब्सटेंस आपका या कोई एलिमेंट जब मेल्ट होने में इतने सारे टेम्परेचर ले रहा है तो बॉयल होने में कितना लेगा, ये आप समझ सकते हो। तो इसके लिए इनका क्या होता है, जो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। और बच्चों जिसको ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता है, वो पहले आप जाके अपनी कोई भी प्रीवियस क्लास वगैरह जो देखे और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को डिटेल में समझो, क्योंकि ये आपको आगे चल के सारी जगह पे मिलेगा ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। तो इसलिए बिल्कुल इसको समझो कि असल में क्या, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बच्चों क्या होगा वीडियो की लेंथ बढ़ेगी और जिनको पता है उनको फिर से मुझे बताना पड़ेगा, और वो नहीं चाहेंगे कि मैं उनको जो है डबल से हर एक चीज़ बताऊँ। तो इसलिए आप क्या करिए, अलग से इनको जो भी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं और यदि आपको नहीं पता होती तो आप उसको अलग से देख लिया करो। तो यहाँ पे लिखा है कि दे आर अ गुड कंडक्टर्स ऑफ अ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों आपने क्लास 10th में भी ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। आपने एक मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि आपने एक रॉड ली थी और उसको एक तरफ से गर्म करके उसमें मोम वगैरह लगा दिए थे। तो जैसे जैसे रॉड हमारी गर्म होती चली जाती थी, जो मोम होती थी या जिसे हम कैंडल बोलें, तो वो क्या होती थी, पिघल के नीचे गिरती जाती थी। तो ये तो आपने देखा था हीट के एग्जाम्पल में कि किस तरह से वो हीट को कंडक्ट करती है। और एक और चीज़ आपने देखी थी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करती है। और आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे जितने भी वायर वगैरह यूज़ करते हैं हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, वो सारे कैसे होते हैं, कोई ना कोई मेटल के होते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये हमारे गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के मेटल्स। दे आर मेलीलेबल। अब मेलीलेबल का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और इन्होंने लिखा भी है कि मेलीलेबल मतलब है कि कैन बी फ्लैटेंड इनटू थिन शीट्स वाई हैमरिंग। मतलब कि किसी भी मेटल को आप बच्चों पीट के उसको किसी भी हैमर से उसको एक क्या बना सकते हो, सीट में बदल सकते हो। सीट कैसा, जैसे आपने अपने घर में देखा होगा कि हम जो है कोई भी देखते हैं सीट वगैरह दिखती है आपको, जैसे कि यदि मैं आपको बना के बताऊँ बच्चों, देखो कईयों को ये सारी चीज़ें मैं बोलता हूँ समझ आ जाती हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं उनको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जैसे आपके पास एक छोटा सा पतला सा क्या है, एक कोई भी मेटल है। अब जब आप उसमें हैमरिंग करते हो, मतलब किसी हथौड़े से पीटते हो, तो ये जो है बच्चों उसका सरफेस एरिया बढ़ के कैसे हो जाता है, बहुत ऐसे करके फैल जाता है और ये एक सीट में बदल जाता है। तो ये होता है बच्चों, समझे, मेलीलेबल। मतलब कि इनको पीट के हम क्या करते हैं, एक जो है सीट में बदल दें, वो ही हमारी मेलेबिलिटी कहलाती है। ये आप समझे, इसको मैं अंडरलाइन वो कर देता हूँ हाईलाइट, जिससे कि आपको जो है ये याद रहेगा। और जो बच्चों मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको आप अपनी बुक में हाईलाइट करते जाइए, जिससे कि आपको याद रहेगा। और ये इसकी डेफिनेशन लिखी है यहाँ तक। और कैन बी ड्रोन इनटू जो है हमारा, देखो अब ये है नेक्स्ट चीज़ हमारी है डक्टिलिटी, डक्टाइल। ये जो मेटल होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। अब डक्टाइल का मीन ये होता है कि आप जो है किसी भी वायर को लो, वायर मतलब से मेरा मतलब है कि जैसे करके आप क्या लेते हो, आपके घर में या कहीं भी आप देखते हो वायर जो रहता है मेटल का, उसको आप जब खींचते हो बच्चों, तो वो क्या होता है, बहुत ही लंबा होते जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी। मतलब कि किसी भी जो है हम मेटल को यदि खींचते हैं तो वो जो है बच्चों क्या हो जाता है, एक लॉन्ग वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। अब ये आसानी से आपको समझ आ गया होगा। इन कॉन्ट्रास्ट, अब इसके विपरीत में, नॉन मेटल्स आर लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल।
आप जानते हो जो हमारे नॉन मेटल है उनको हमने राइट साइड के जो टॉप मतलब फ्लोरीन क्लोरीन जो हेलोजन निकोजन और ये सब कुछ है वहाँ पे हमने उनको दी हुई है जगह किसको, नॉन मेटल्स को। और इन फैक्ट इन अ हॉरिजॉन्टल रो, और एक बच्चों यहाँ पे एक और फैक्ट इन्होंने बोला है कि जो हॉरिजॉन्टल रो हैं द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स चेंज फ्रॉम मेटेलिक ऑन जो दी लेफ्ट टू द नॉन मेटेलिक ऑन द राइट। मतलब कि जैसे जैसे आप पीरियड्स जो होते हैं उनमें जैसे लेफ्ट से राइट की ओर जाते जाते हो आपको नॉन जो मेटल का कैरेक्टर है वो बढ़ने को दिखता है, बढ़ता हुआ दिखता है। और नॉन मेटल्स आर यूजली सॉलिड्स और अ गैसेस एट अ रूम टेम्परेचर। आपको बच्चों से पता भी होगा जितनी भी तरह की गैसेस होती हैं हमारी वो सब नॉन मेटल ही होती हैं। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, हमारे गैसेस और जो है सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अब यहाँ पे भी एक एक्सेप्शनल केस आता है, और वो क्या है कि बोरोन और कार्बन ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, आपके सॉलिड पाए जाते हैं। ये जो हैं आपके गैस में नहीं मिलते हैं, आपको सॉलिड मिलते हैं, और इसी कारण ये आपके एक्सेप्शन केस हैं ये, है ना। तो याद रखिएगा बोरोन कार्बन दोनों जो हैं आपको कैसे मिलेंगे, सॉलिड मिलेंगे, और इनका आपको जो है टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा अधिक मिलेगा कंपेरिजन टू जो है किसके, नॉन मेटल का जो है लो टेम्परेचर और जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके कंपेरिजन में बोरोन कार्बन का आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये छोटी मोटी बातें बच्चों जो मैं अंडरलाइन कराते जा रहा हूँ आपको, उनको समझ लीजिएगा। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ अ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा है, मेटल जो होंगे नॉन मेटल जो होंगे आपके मेटल के विपरीत होंगे। यदि हमारे मेटल अच्छे कंडक्टर हैं तो ये बुरे कंडक्टर होंगे, मतलब कि क्या होंगे, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करेंगे। मोस्ट नॉन मेटेलिक सॉलिड आर अ ब्रिटल, मतलब कि ज़्यादातर जो नॉन मेटलिक जो हमारे सॉलिड होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब होता है चिटक जाते हैं, टूट जाते हैं, इस तरह से इनको बोला जाता है ब्रिटल। एंड आर नाइदर मेलेबल और नॉर डक्टाइल, ये जो है ना ही आप इनको पीट पीट के सीड बना सकते हो और ना ही इनको खींच के तुम जो है क्या बाहर बना सकते हो। क्या होंगे, ये चिटक जाएंगे। जैसे कांच जो है, कांच एक नॉन मेटल है। अब कांच को यदि तुम पीटोगे तो क्या होगा, वो चिटक जाएगा, वो कहीं उसमें तो बदलेगा नहीं आपको, किस में, सीट में तो मिलेगा नहीं। क्या आप कांच को जो है खींच के जो है क्या आप बाहर बना सकते हो, नहीं बना सकते। इसलिए जो हमारा कांच है वो एक नॉन मेटल है। अब यही मैंने दो चीज़ें बोली, आप इससे ही जो है इनको अंदाज़ा मत लगाने लगना कि भाई जो हमारे मेलेबल होंगे डक्टाइल होंगे वही मेटल होंगे और जो ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगे वो नॉन मेटल होंगे। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, हर एक चीज़ में एक एक्सेप्शनल केस रहता है और वो आपको जानना है। द एलिमेंट्स बिकम मोर मेटेलिक एज वी गो डाउन द ग्रुप। और बच्चों एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिख दी है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं आपको जो मेटल का कैरेक्टर है वो बढ़ता हुआ दिखता है। अभी आपने देखा था पीरियड में जाने पे नॉन मेटल बढ़ रहे थे, लेकिन ग्रुप पे नीचे जाने पे आपको मेटल का जो कैरेक्टर रहेगा या मेटेलिक जो रहेंगे वो जो है बढ़ते जाएंगे। और द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एज वन गोज फ्रॉम जो है लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियडिक टेबल। ये बच्चों मैं दूसरे कलर से जो उसको अंडरलाइन कर देता हूँ। तो ये जो पॉइंट आपका है कि जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो रहता है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और ग्रुप में नीचे जाने पे जो हमारा मेटल कैरेक्टर बढ़ता है और पीरियड में जाने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब इन्होंने लिखा है कि द चेंज फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज नॉट एब्रप्ट एज शोन बाई द थिक जो कि जिगजैग लाइन। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो चेंज आ रहा है एक मेटेलिक से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में ये कोई भी अचानक से नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि क्या होगा कि जैसे आपका नॉन मेटल से मेटल में बिल्कुल बढ़ते जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो होगा आपका देखोगे आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में आपके कि जिग करके इन्होंने लाइन बनाई हुई है और उसके में आपको ये बताया गया है कि कौन आपका मेटल्स है और कौन जो है नॉन मेटल है। तो देखिए जो आप फिगर 3.3 देखोगे उसमें आपको दिख जाएगा। तो जो एलिमेंट जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेरिलियम है, बॉर्डरिंग दिस जो हमारे क्या होंगे बॉर्डरिंग दिस लाइन एंड जो कि रनिंग डायगोनली अक्रॉस पीरियोडिक टेबल सो प्रॉपर्टी दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ जो कि मेटल एंड नॉन मेटल्स कहे जाते हैं और जिसको हम बोलते हैं सेमी मेटल्स और अ मेटलॉइड। तो अब आपसे कोई बच्चों पूछे कि भाई मेटलॉइड क्या होता है, तो मेटलॉइड मतलब है कि मिक्सचर होना, है ना, मतलब कि उसमें नॉन मेटल की खूबियाँ हो और मेटल की खूबियाँ हो, उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड। और मेटलॉइड में आपको इन्होंने एग्जांपल दिए हैं जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, टेरिलियम, ये सारे के सारे जो हमारे एग्जांपल है मेटलॉइड के। ये बिल्कुल आप याद करके रखिए, इसको अंडरलाइन करके रखिए। मैं एक प्रॉब्लम करा रहा हूँ आपको जिससे आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये कंसेप्ट। देखिए इन्होंने बोला कंसिडरिंग करिए क्या एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर।
तो बच्चों यहाँ पे आपसे बोला गया है आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर और इनकी जो पोजीशन बतानी, जो जो आपको ये जो हैं आपको जो दिए गए हैं एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनका आपको मेटेलिक कैरेक्टर वगैरह बताना है, किस में ज़्यादा है, किस में कम है, किस में है ही नहीं। तो ये मैं आपको बच्चों बता देता हूँ। देखिए, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा कैसे, डाउन द ग्रुप, ये तो आपने पढ़ते आ रहे हो, और डिक्रीज करेगा अलोंग द पीरियड एज वी मूव, जो है हमारा कैसा, लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे देख लेते हैं हम, तो लेफ्ट टू राइट करेंगे तो फ्रॉम जो है लेफ्ट टू राइट हो गया। हैंस जो ऑर्डर बनेगा आपका इंक्रीज मेटेलिक कैरेक्टर का, तो भैया फास्फोरस में बहुत ही जो है हमारा कम मेटेलिक कैरेक्टर रहेगा, फिर थोड़ा ज़्यादा होगा किसमें, सिलिकॉन में, उससे ज़्यादा वेरियम में, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम और उससे ज़्यादा सोडियम में। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों। अब आपको मैं बताता हूँ पीरियडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पे जो पीरियडिक ट्रेंड चलते हैं प्रॉपर्टीज़ को लेकर एलिमेंट की, वो किस तरह से होते हैं और क्या क्या हैं वो हम जान लेते हैं। तो देखिए, देयर आर मैनी ऑब्जर्वेबल जो कि पैटर्न इन द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो हमारे एलिमेंट्स एज बी डेसेंट इन अ ग्रुप और मूव अक्रॉस अ पीरियड इन अ पीरियडिक टेबल। मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में जाते हैं हमको जो है अलग अलग तरीके की जो है हमारी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है, और जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं हमको अलग ही प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। और फॉर एग्जांपल विथ इन अ पीरियड, यदि हम पीरियड को लेके चलें तो जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है टेंड टू बी दी हाई इन अ ग्रुप 1 मेटल्स वाले, लोअर इन जो है एलिमेंट्स टुवर्ड द मिडल ऑफ द टेबल एंड इंक्रीज टू द मैक्सिमम इन अ ग्रुप 17। ये इसका क्या मतलब है वो जरा देखिए कि ग्रुप जो बन रहेगा आपका, यदि हम पीरियड में चल रहे हैं तो ग्रुप 1 वाले जो मेटल्स होंगे उनमें क्या होगा, आपकी हाई जो है क्या रहेंगी, इनके पास जो है रिएक्टिविटी करेंगे, और फिर जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जो मिडल में जाएंगे वो भाई कम हो जाएंगे, मतलब रिएक्टिविटी इतनी रिएक्टिविटी नहीं रहेगी। और जैसे जैसे फिर आप जो है बढ़ोगे, जो है आप ग्रुप नंबर 17 में पहुंचोगे, फिर आपको जो इंक्रीजमेंट दिखेगा किस में, रिएक्टिविटी में। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो लाइक वाइज विथ इन अ ग्रुप, यदि हम ग्रुप में नीचे पे जाएं तो रिप्रेजेंटेटिव मेटल जिसकी अल्कली मेटल को लेके चलें, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी जैसे आप नीचे जाओगे ग्रुप में। तो ये सारी बातें यहाँ पे मैं अंडरलाइन ऐसे करते जा रहा हूँ। तो आप जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हो आपको केमिकल रिएक्टिविटी जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। और वेयर इज विथ इन अ ग्रुप ऑफ अ नॉन मेटल, लेकिन नॉन मेटल के केस में जैसे कि हेलोजन वाले में रिएक्टिविटी जो है हमारी डिक्रीज करती। देखो, इस बात को दिमाग में बिल्कुल एकदम अनलॉक करके सुन लो कि हमारा जो एल्कलीज वाला ग्रुप नंबर 1 और 2 वाला, उनमें नीचे जाने पे आपको केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन आप जो हो जब ग्रुप नंबर 17 या फिर आपका जो 16 है उसमें नीचे की ओर जाओगे तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज होती दिखेगी। ये इन्होंने लिखा है। वट वाई डू दी प्रॉपर्टीज ऑफ अ एलिमेंट फॉलो दीज ट्रेंड, और बोल रहे हैं हमसे कि ये जो ट्रेंड है हमें देखने को मिल रहा है भाई, ग्रुप में कहीं पे बढ़ रहा है, कहीं किसी ग्रुप में घट रहा है, तो ये जो ट्रेंड है हमको क्यों देखने को मिलता है, और एंड हाउ कैन वी एक्सप्लेन अ पीरियोडिसिटी, और किस तरह से हम इसकी पीरियोडिसिटी को बता सकते हैं। तो उसका आंसर के लिए इन्होंने लिखा है कि टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी मस्ट लुक इनटू द थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ एटम। और इस आंसर को देने के लिए हमको सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखना होगा और उसकी प्रॉपर्टी देखनी होगी एटम की। और इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द जो है पीरियोडिक ट्रेंड इन द सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ट्राई टू एक्सप्लेन देम इन अ टर्म ऑफ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी लेवल। अब ये जो बच्चों यहाँ पे एनसीईआरटी वालों की मुझे यही बातें खराब लगती हैं कि आपसे क्वेश्चन तो पूछ लेंगे लेकिन अब जो है इसका आंसर आपको जो है बच्चों इस चैप्टर में नहीं मिलने वाला। ये जो है आपका चैप्टर 4 में मिलेगा जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में आप जानोगे किस तरह से जो हमारे एलिमेंट्स जो रहते हैं वो अलग अलग तरह की जो है प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, वो आपको चैप्टर 4 में बहुत अच्छे समझ आएगा। तो इसमें जो है आपको बस ये सिर्फ प्रॉपर्टीज़ और ट्रेंड अकेले बताएंगे, आपको ये नहीं बताएंगे ये सब क्यों हो रहा है। चलिए तो हम उसमें ही देखेंगे। अभी तो हम जो जो चीज़ें दी गई हैं वो पढ़ लेते हैं। तो ट्रेंड ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो देयर आर न्यूमरस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट सच एज अ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप जानते हो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को। तो इस तरह की आपको फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी जो है ना। अभी देखो बच्चों एक चीज़ मैं बता दूं, आपके जो एलिमेंट्स हैं वो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। पहली होती है फिजिकल, दूसरी होती है केमिकल। तो अभी हम देख रहे हैं फिजिकल। तो फिजिकल में किस तरह का ट्रेंड चलता है वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर क्या ट्रेंड है, हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो हम देखेंगे आगे एक एक करके। और विच शो अ पीरियोडिक वेरिएशन, हाउएवर वी शैल डिस्कस द पीरियोडिक जो कि ट्रेंड विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। और फिर हम आगे चल के देखेंगे कैसा
एटॉमिक और आयनिक रेडियाई को लेके भाई किसके जो कितना ज़्यादा आयनिक रेडियाई होगा, मतलब ग्रुप पे नीचे जाने पे आयनिक रेडियाई जो हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई बढ़ेगा या घटेगा। आयनेशन एंथैल्पी जो है क्या होती है वो बढ़ेगी या फिर घटेगी। ग्रुप पे जाने पे क्या होगा, पीरियड पे जाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बढ़ेगी घटेगी, सब कुछ जो है हम एक एक करके देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं आपका एटॉमिक रेडियस को लेके कि भाई जो हमारा एक एटॉमिक रेडियस जो होता है वो ग्रुप पे नीचे जाने पे या फिर पीरियड पे जो है इधर उधर जाने पे लेफ्ट टू राइट घटता या बढ़ता है, क्या होता है क्या नहीं होता, पूरा हम देखेंगे। तो चलो बिल्कुल पढ़ना शुरू करते हैं। तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन, आप जो अच्छे से ये बिल्कुल समझ सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि दैट फाइंडिंग द साइज ऑफ एन एटम इज अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अ मेजरिंग द रेडियस ऑफ अ बॉल। आपको बच्चों ये बिल्कुल एकदम समझ आ रही होगी ये बात कि एक बॉल का रेडियस को नापना, जो हमारे पास गेंद होती है खेलने वाली, उसका रेडियस नापना बहुत आसान है, हम स्केल से कैसे नाप देंगे। लेकिन एक एटॉमिक का जो रेडियस है वो नापना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और आप बच्चों समझ भी सकते हो कि कोई चीज़ जब हमको दिख ही नहीं रही उसका एटॉमिक रेडियस तो छोड़ो, उसका हम बिल्कुल ये तक नहीं बता सकते कि उसका कहाँ कितना साइज है। तो ये जो चीज़ें हैं अब वो जो है कई बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से होते हैं। तो हमसे बोल रहा है कि डू यू नो व्हाई, और ये आपसे पूछ रहा है क्यों जो हम ऐसा नहीं कर सकते या फिर इसका रीज़न जानते हो। तो इन्होंने आंसर दिया है कि फर्स्टली इसका जो मतलब कि पहला आंसर ये है कि बिकॉज द साइज ऑफ एन एटम जो होता है हमारा 1.2 एमस्ट्रॉन्ग, मतलब कि कितना छोटा, आप सोचो इसको 1.2 मतलब यहाँ पे जो एमस्ट्रॉन्ग है उसको मतलब होता है 10⁻⁻10, मतलब कि आप जो है 10 जीरो लगाओगे तब जाके आपको, मतलब कि पॉइंट के बाद 10 जीरो लगाने के बाद आपको 1.2 लिखना होगा, इतना छोटा होता है। ये देखो इन्होंने लिखा भी है कि 1.22 में 10 जो कि 10 मीटर होता है इन रेडियस में। अभी कितना छोटा हुआ आप समझ सकते हो। और इस वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा है। और दूसरा इसका कारण हम बोल रहे हैं कि भाई न नापने पाने का, तो वो है कि सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री, और जो बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो हमारा क्लाउड बनता है कि कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे घूम रहा कर रहा है, तो उसका कोई ऐसा शार्प नहीं होता भाई, वो बिल्कुल एग्जैक्टली होगा, है ना, कहीं इधर मिलेगा कहीं उधर। आपको मैंने सेकंड चैप्टर में बताया भी था कि आपको जो है इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक ऑर्बिटल में नहीं मिलता, आपको माफ़ कीजिएगा, जो आपको एक ऑर्बिट में नहीं मिलता वो ऑर्बिटल में मिलता है। और ऑर्बिटल क्या होती थी आपकी, एक हमने इमेजिन कर लिया था कि कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब भाई जब उसका इलेक्ट्रॉन का ही हमको नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है कैसा है, तो जब उसका हमको एक सेल ही सही से नहीं पता, तो उसका जो है रेडियस नापना बहुत ही कठिन हो जाता है। और द डेटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज कैन नॉट बी प्रेसाइज, मतलब कि इन्होंने बोला है कि जो डेटर्मिनेशन करना है एटॉमिक साइज का वो जो है बिल्कुल प्रेसाइज नहीं कर पाते हैं। इन अदर वर्ड, यदि हम दूसरे शब्दों में इसको कहें कि दियर इज़ अ नो जो है हमारा क्या प्रैक्टिकल वे वाई विच द साइज ऑफ एन इंडिविजुअल एटम कैन यू मेजर। यहाँ से हमसे ये बोलना चाह रहे हैं ये कि आप प्रैक्टिकल जो है इसको एक एटम का जो भी साइज है उसको नाप नहीं सकते, उसके रेडियस को नाप नहीं सकते हो। However, an estimate of atomic size can be made by the knowing the distance between the atom in a combined state। तो इसका जो है हमको फिर कैसे पता चलेगा भाई, फिर कैसे नापें। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि जब वो क्या हो जाए एक एटम आपका कंबाइन स्टेट में हो, मॉलिक्यूल में बन जाए, तब आप उसका आसानी से नाप पाओगे। और वो भी कोई आसानी नहीं होती, वो साइंटिस्ट ही जानते हैं उनको क्या करना पड़ता है ना। तो आप जो है उसका एस्टिमेट ले पाते हो जब वो अपनी कंबाइंड स्टेट में होता है तब। और one practical approach to estimate the size of the atom of a non-metallic element is to measure the distance between a two atoms when they are bound together by a single bond in a covalent molecules and form this value the covalent radius। अब इसको ज़रा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको ज़रा मैं लिख के बताता हूँ और उसको थोड़ा बताता हूँ मैं। देखो ये एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, और एक दूसरा एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। और इन्होंने क्या किया है, एक शेयरिंग करके बॉन्ड बना रखा, और ये जो है हमारा क्या है एक बॉन्ड है। तो बच्चों जो साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, इसकी लेंथ को क्या करते हैं वो जो है नाप लेते हैं, और इसी का जो है वो क्या कर देते हैं आधा करके क्या बोल देते हैं कि इसका साइज क्या है और इस वाले का साइज क्या है, और आसानी से वो उसकी रेडियस पता कर लेते हैं। बस इतना से जो है वो दिमाग लगाते हैं, और कोई ज़्यादा इतनी थ्योरिकल ये बात कुछ भी नहीं है। चलिए मैं आपको और आगे पढ़ाता हूँ क्या लिखा है। तो कोवलेंट रेडियस रेडियस क्या क्या बोलते हैं इसको ऑफ एलिमेंट और कैन बी कैलकुलेटेड, इसको मैं ज़रा अंडरलाइन कर देता हूँ।
तो फॉर एग्जांपल द बॉन्ड डिस्टेंस इन अ क्लोरीन, अब देखिए जैसे कि एक बॉन्ड डिस्टेंस जो है आपकी क्लोरीन में वो कितनी निकली है 198, मतलब कि 198 पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या होता है बच्चों की 10⁻⁻12, आप समझ लो कि 10⁻⁻12 यहाँ पे इतनी छोटी जो उसकी क्या होती है डिस्टेंस होती है। कैसी डिस्टेंस होती है बॉन्ड की, जो मैंने अभी आपको डायग्राम बना के बताया था ना, वो पूरी मतलब कि जब Cl जो हमारा 2 है वो आपस में मिलके क्या बनाता है, जो क्लोरीन हमारा एक एटम है वो Cl2 बनाता है, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, जो बॉन्ड डिस्टेंस होती है वो 198 पिकोमीटर होती है। और एंड हाल्फ द डिस्टेंस, और इसी को हम आधा कर दें मतलब कि 99 पिकोमीटर इज टेकन ऐसा एटॉमिक रेडियस ऑफ अ क्लोरीन। तो मैंने अभी जैसा आपको लिख के बताया था कि हम उसकी पूरी पहले लेंथ को नाप लेते हैं और उसका आधा करके बोल देते हैं कि भाई जो उसकी वो क्या बोलते हैं, इसकी जो लेंथ होगी इसकी रेडियस की वो क्या होगी, इसकी हाफ होगी, मतलब कि 99 पिकोमीटर होगी। यही बच्चों बस खेल चलता है। और इसी तरह से आप सारे जो हैं एलिमेंट्स जो भी हमारे एटम है उनका हम इसी तरह से एटॉमिक रेडियस को ले लेते हैं, नाप ले लेते हैं। तो 4 मेटल्स जो हमारे हैं, मतलब कि मेटल्स के लिए वी डिफाइन जो है टर्म मेटालिक रेडियस। देखो नॉन मेटल के लिए तो आपने कोवेलेंट रेडियस क्या कि जो हमारा निकाल लिया कि Cl2 बन रहा है, N2 बन रहा है, O2 बन रहा है, लेकिन अब मेटल के लिए क्या होगा, तो अब मेटल के लिए एक दूसरा तरीका लेते हैं ये, और वो क्या है जरा देखते हैं हम। तो इसके लिए क्या लेते हैं, एक मेटलिक रेडियस करके बोलते हैं। अभी कोवेलेंट रेडियस निकाला, मेटल के लिए मेटलिक रेडियस होता है, और विच इज टेकन एज हाल्फ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द जो है हमारा क्या मेटल्स कोर्स इन अ मेटेलिक क्रिस्टल। तो जैसे मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल बताया था बच्चों, वो जो है हमारा किसका था, मेटल का था, ये जो है नॉन मेटल का नहीं था। और जो मैंने अभी आपको बताया था वो मेटल्स के लिए था कि मेटल में जो हम क्या करते हैं उसके सेंटर से बिल्कुल लेते हैं डिस्टेंस, और उसके कहाँ तक, दूसरे सेंटर तक, जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक एक हम लेंथ लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं हाफ करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडिसेंट कोपर, जो हमारे एटम है कोपर जैसे एटम को हमने संग रख दिया, तो संग रखने पे जो उनकी सॉलिड स्टेट में जो उनकी बॉन्ड की है, जो हम बोलेंगे उनकी जो लेंथ आई वो कितनी आई 256 पिकोमीटर, और उसको हमने क्या कह दिया कि जो उसका मेटलिक रेडियस जो होगा हमारा इसका आधा मतलब कि 128 पिकोमीटर होगा। और इस सिंपलिसिटी के लिए जो हम बच्चों इन दिस बुक बी यूज टर्म एटॉमिक रेडियस, हम जो है बार बार कोवलेंट मेटालिक रेडियस वगैरह नहीं बोलेंगे, हम इस सिंपलिसिटी के लिए जो हम सिर्फ जो है एटॉमिक रेडियस करके दोनों को बोलेंगे, है ना। तो टू रेफर बोथ द कोवलेंट और अ मेटालिक रेडियस डिपेंड ऑन वेदर द एटम एलिमेंट इज अ नॉन मेटल और अ मेटल। तो मतलब हम क्या करेंगे कि जब मेटल और जो हमारा नॉन मेटल है जब उसकी हम रेडियस की बात करेंगे तो हम जो है ऐसे करके नहीं बोलेंगे भाई मेटेलिक रेडियस कोवलेंट रेडियस, तो ये जो है कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एक टर्म दे दिए इसको हमने एटॉमिक रेडियस करके हम इसको बोलेंगे, पूरे इसमें हम एटॉमिक रेडियस ही बोलेंगे, चाहे वो नॉन मेटल हो चाहे हमारा मेटल हो। एटॉमिक रेडियस कैन बी मेजर बाय द एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। अब जैसे मैंने आपसे कहा था बच्चों ये तो थे एक थ्योरेटिकल बेस जिन्होंने निकाला, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट है जिनके लिए एक्सरे वगैरह या फिर जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है उन सब से हम बिल्कुल आसानी से इनका निकाल पाते हैं। लेकिन बच्चों वो भी बहुत ही जो है एक थ्योरेटिकल बेस से मतलब आपको करनी पड़ती है, और वो आपके लिए जो इतनी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जो एटॉमिक रेडियाई है कि कुछ एलिमेंट के लिए इन्होंने दी है, और ये जो है आपको जानने ज़रूरी है। इनको आप चाहो तो याद कर लो या फिर एक नज़र इनको देख लो अच्छे से कि किसका कितना होता है। जैसे लिथियम का जो होगा आपका 152 पिकोमीटर में, और हमेशा याद रखना इसको हम पिकोमीटर में लेते हैं बच्चों, है ना। कई बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, वो सोचने लगते हैं इसको हम एम स्ट्रॉन्ग में लेते हैं, मतलब कि 10⁻⁻10 में नहीं, इसको हम 10⁻⁻12 में लेते हैं। ये आपको जो वैल्यू दिखती है वो हमेशा ही किस में होती है, पिकोमीटर में होती है। 152 पिकोमीटर, 111 पिकोमीटर, 88 पिकोमीटर, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या लिखा है यहाँ पे, तो एक्सप्लेन दिस जो कि ट्रेंड इन टर्म ऑफ अ न्यूक्लियर चार्ज एंड। अच्छा बच्चों इधर नीचे से पढ़ाना पड़ेगा मुझे, मैं ज़्यादा ऊपर आ गया था। कहाँ से भाई, तो अच्छा ये बच्चों यहीं से है, हाँ। तो इन्होंने लिखा है कि जो हमारा जो एटॉमिक रेडियाई है जो है फ्यू एलिमेंट्स का लिस्टेड है, और द टू ट्रेंड आ रहा ओबीएस चलेंगे, और बी कैन जो है हम क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन दीज ट्रेंड इन द टर्म ऑफ अ न्यूक्लियर चार्ज को लेके एंड द एनर्जी लेवल। बच्चों एनर्जी लेवल मतलब कि क्या है, एन मतलब क्या है, जो सेल होता है, सेल को ही हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। जो हमारा प्रिंसिपल सेल होता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब कि एन की वैल्यू, सेल जो होते थे, एक सेल, दो सेल, एन सेल, के सेल, पी जो हमारा होता था उसको हम एनर्जी लेवल बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज
न्यूक्लियस से जो है हमारे एक इलेक्ट्रॉन पे, मतलब कि जैसे हमारा, इसको फिर मैं ड्रॉ करके बताना पड़ेगा मुझे। देखिए इस तरह से ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पे हमारा कोई एक इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज लगता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, अट्रैक्शन लगता है, उसी को हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और न्यूक्लियर चार्ज और एनर्जी लेवल, मतलब कि जो हमारी एन की वैल्यू, यहाँ पे मैं एन डाल देता हूँ, वो क्या करेंगे, दोनों मिलकर डिटरमाइन करेंगे कि हमारा जो एटॉमिक साइज है वो किस पीरियड में कितना बड़ा है, किस में ग्रुप में कितना छोटा है, ये सारी बातें। तो भाई चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और क्या कर सकते हैं। द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज करता है अक्रॉस अ पीरियड, और ऐसा इलिस्ट्रेटेड इन दी जो है फिगर 3.4 ए में आपको दिख भी रहा है ना। अब 3.4 कहाँ भैया, वो जरा देख लूँ मैं, ये रहा, देखो। तो यहाँ से इन्होंने लिखा है कि जैसे जैसे आप क्या करते हो पीरियड्स में, क्या करते हो, यहाँ पे मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। इन्होंने लिखा है कि द एटॉमिक साइज जनरली जो है डिक्रीज करता है अक्रॉस अ पीरियड, मतलब कि जैसे जैसे आप जो है पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट की ओर जाते हो, मतलब कि कैसे, जब आप जो है पीरियड में इस तरफ जाते हो, इस तरफ ऐसे करके, तो आपको जो साइज रहता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और उसका मेन रीज़न बच्चों वो है न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। पीरियड्स में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है, जिसके कारण कि जो हमारे जो सेल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, आपके आपस में कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, और जिससे कि जो साइज रहता है वो हमारा क्या होता है, कम हो जाता है उसका। इसलिए इन्होंने लिखा है कि डिक्रीज जो है अक्रॉस अ पीरियड, है ना। और इसकी जो है इन्होंने वैल्यू वगैरह को ग्राफिकली इन्होंने बताई है, और वो मैं आपको ज़रा 4 सेकंड में बता देता हूँ, कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। देखो, लिथियम का 160 से कुछ जो है हमारा 140 के बीच में होता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे आप पीरियड में आगे बढ़ते हो, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऐसे करके जाते जाते, तो आप देख रहे हो उनका क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है, लेकिन हमारा जो साइज है इनका पिकोमीटर में डिक्रीज करते जा रहा है। ये देखोगे फ्लोरीन का कितना 9 होता है एटॉमिक नंबर, आप देखोगे इसका 9 होता है, लेकिन इसका जो है 80 से 60 के बीच में क्या आता है, इसका एटॉमिक रेडियस आता है। बहुत आसान है। और इसी तरीके से आपका फिर हम ग्रुप में देखेंगे कि किस में आपका बढ़ेगा या घटेगा, सारी बात है। तो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने कि एस इलस्ट्रेटेड हमारा 4 एलिमेंट ऑफ अ सेकंड पीरियड में, इट इज बिकॉज विद इन द जो है पीरियड द आउटर इलेक्ट्रॉन आर इन द सेम बैलेंस सेल एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अब बच्चों यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई साहब, जो पीरियड में एन की वैल्यू तो सेम रहती, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो कि क्या करती है, एक पीरियड्स में जो है जाने पे हमारा एटॉमिक साइज को डिक्रीज करती है। तो वो आपको बच्चों याद रखना, वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। मतलब कि जैसे जैसे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है, वैसे वैसे हमारा क्या होता है, जो कंट्रास्ट होने लगता है, मतलब कि सिकुड़ने लगता है, जो हमारा कौन सिकुड़ने लगता है, जो हमारा एटम का जो रेडियस है वो हमारा कम होने लगता है। ये देखो, द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन द जो है इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस होने लगती है। और विद इन अ फैमिली ऑफ वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियडिक टेबल द एटॉमिक रेडियाई जो है इंक्रीज रेगुलरली विथ एटॉमिक नंबर एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 3.4। अब ये क्या लिखा बच्चों कि ग्रुप में नीचे जाने पे जो है, देखो यही बोला है इन्होंने, वर्टिकल कॉलम किसको बोला जाता है। ये एनसीईआरटी की सबसे खराब बात मुझे यही लगती है कि ये जो है सीधे सीधे नहीं बोलते कभी। देखो वर्टिकल कॉलम लिख दिया, कहीं पे ग्रुप बोलेंगे, कहीं पे वर्टिकल कॉलम बोलेंगे, सीधे सीधे ये नहीं बोला इन्होंने कि भाई ग्रुप में नीचे जाने पे आपका एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, लेकिन ये क्या लिखेंगे, वर्टिकल कॉलम में जो है बढ़ता है। इन्हीं की यही मुझे बात खराब लगती है बच्चों। तो इन्हों को जो है, आप थोड़ा इसको बिल्कुल बात को भूलिए, मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाता हूँ। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि वर्टिकल कॉलम मतलब कि ग्रुप जो होते हैं उसमें आपका जो एटॉमिक रेडियाई जो है क्या होता है, बढ़ता है नीचे जाने पे। और क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एन की वैल्यू बढ़ रही है। आप बिल्कुल आसानी बोल सकते हो न्यूक्लियर चार्ज जो है आपका वो ही बढ़ेगा, लेकिन इतना कंपेरिजन में आप बोलें कि न्यूक्लियर चार्ज और उसके एन की वैल्यू में, तो आपका इतना न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ पाता जितना कि कौन बढ़ जाता है, आपका सेल एन बढ़ते जाते हैं। और एक और चीज़ आप जानोगे कि स्क्रीनिंग वगैरह होती है, और वो भी क्या चीज़ है वो भी आप जानोगे। तो 4 एल्कली मेटल के लिए एंड हेलोजन के लिए एस बी डेसेंड द ग्रुप, जब हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये मैंने आपको बता दिया था। देखिए, चाहे वो आपका हेलोजन हो, चाहे आपका वो एल्कली हो, कोई भी कुछ भी हो भाई, पूरे पीरियोडिक टेबल में नीचे जाने पे आपको हमेशा ही क्या होगा, इंक्रीजमेंट मिलेगा। किस में, उसके साइज में नीचे जाने पे, है ना। और एन की वैल्यू बढ़ती है इसके कारण, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। और जो बैलेंस सेल, जो हमारा बैलेंस में, जो हमारे बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूर होते जाते हैं न्यूक्लियस से, जिसके कारण कि उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है।
तो क्या लिखा है, दिस हैपन बिकॉज द इनर एनर्जी लेवल, जो हमारा अंदर का एनर्जी लेवल है जिसको हम बोलते हैं एन, बिल्कुल जब भी नाम आ जाए एनर्जी लेवल बिल्कुल समझ लेना एन की बात कर रहा और कुछ नहीं है, सब बकवास है, एनसीईआरटी का लिखने का तरीका है। एनर्जी लेवल मतलब एन की वैल्यू, एन की वैल्यू मतलब कि सेल आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन और विथ सर्व टू द सील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन कम टू पुल्ड टू ऑफ न्यूक्लियस और कंसिक्वेंटली द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस रिफ्लेक्ट इन द एटॉमिक रेडियाई। तो सब बकवास है बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा उतना दिमाग में रखो कि नीचे जाने पे हमारा एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है और क्यों बढ़ता है, इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है ना। तो नोट दैट एटॉमिक रेडियाई ऑफ अ नोबल गैस आर नॉट अ कंडीसर, यहाँ पे हम नोबल गैस के जो हमारा है, नोबल गैसेज जो हमारी है हीलियम लिथियम, माफ़ कीजिएगा हीलियम नियोन जो भी हमारी आर्गन है, उनको इसमें हम नहीं ले रहे हैं, उनका फिर अलग ही खेल चलता है। बीइंग अ मोनोटॉमिक देयर आर नॉन बॉन्डेड रेडियाई बिलो अ वेरी लार्ज और इनफैक्ट रेडियाई ऑफ अ नोबल गैस शुड बी कंपेयर्ड नॉट विद द कोवेलेंट रेडियाई बट विद द वंडर वॉल्स रेडियाई। अब एक नई चीज़ आपको इंट्रोड्यूस होगी जब आप नोबल के बारे में जो जानोगे कि वो वंडरबॉल रेडियाई पे करते हैं, और चैप्टर 4 में ये बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ इसको डिटेल में। चैप्टर 4 में जब आप वंडरबॉल 4 से सब जानोगे तो आपको वहाँ समझ आएगा कि ये मैं क्या बोल रहा था। तो ये बच्चों इन्होंने ग्राफ दिया, देख रहे होगे कि जैसे जैसे हमारी एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, माफ़ कीजिएगा, जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहा है हमारी एन की वैल्यू भी बढ़ती रही है, और वहाँ पे हमारा देखोगे एटॉमिक रेडियस हमारा ग्रुप में जो है नीचे जाने पे ये देखो बढ़ते जा रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। बस ये इतना ही, और क्या है बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही रखता हूँ और आगे लूँगा आयोनिक रेडियस के बारे में कि आयोनिक रेडियस पहली बात तो है क्या चीज़, और ये जो है कोवलेंट रेडियस से कैसे डिफर कर रहा है, मतलब कि जो हमने अभी देखा है उससे ये कैसे डिफर करता है, और इसमें जो है नीचे या ऊपर जाने पे क्या क्या कमियां क्या क्या बढ़ोतरी आती हैं वो सब हम देखेंगे, लेकिन हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो इसमें इतना ही रखते हैं, और पूरा देखने के लिए बच्चों आपका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाया करो और कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ बताया करो कि आपको क्या चीज़ समझ आ गई है और क्या चीज़ नहीं आई है। फिर मिलते हैं किसी और नए लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।